हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा सेकेंड ईयर वाले जितने भी बच्चे हैं उनका लगातार डाउट आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है, डेट आ चुके हैं और उम्मीद है आप सभी लोगों को अपने अपने कॉलेज ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा कि आपका कब से प्रैक्टिकल होना है। तो सर प्रैक्टिकल के लिए हम क्या क्या पढ़ के जाएं, वाइवा में क्या क्वेश्चन आएंगे, सिनॉप्सिस में क्या क्वेश्चन आएंगे, एक्सपेरिमेंट क्या लिखना होगा, कैसे प्रैक्टिकल फाइल वगैरह क्या है, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, हर एक चीज का सॉल्यूशन एक सिंगल वीडियो में है। इस वीडियो को आप 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, देख करके आप निपटा दीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, हर एक चीज का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल को लेकर के सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके प्रैक्टिकल का सिलेबस जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो बिल्कुल आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो पीसीआई का ऑफिशियल सिलेबस वाला पीडीएफ है, इस पीडीएफ से। ये पीडीएफ हमें मिलेगा कहां सर? तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाइए एंड व्हाट्सएप चैनल के लिंक के माध्यम से जुड़ जाइए। फ्री पीडीएफ आपको यहां पर हमारा मिल जाएगा सिलेबस वाला। बाकी आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीसीआई सिलेबस, डी फार्मा पीसीआई सिलेबस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर इसमें कहाँ क्या दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा 81 पेज का पीडीएफ है सर, कैसे खोजेंगे? तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, फार्माकोलॉजी के लिए आपको पेज नंबर 41 पर आना है। मैंने पेज नंबर 41 सर्च किया, देखिए फार्माकोलॉजी का सिलेबस यहाँ पर आ गया। तो देखिए आपके जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो आपका सिनॉप्सिस होता है। प्रैक्टिकल फाइल तो आपको बनाना ही है भैया, बना के जरूर जाइएगा, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं इग्नोर करिएगा। सबसे पहली बात है आपका प्रैक्टिकल फाइल आप बना के जाइए, जमा कीजिए, उससे नंबर मिलते हैं बढ़िया। दूसरा है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में क्या होता है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 नंबर के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसमें बेसिकली डेफिनेशन या एग्जांपल या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से सवाल आएंगे, तो वो सिनॉप्सिस लिखना होता है। तो वो सिनॉप्सिस आप बिल्कुल लिख लेंगे अगर आपने थियोरिटिकली पढ़ा है तो, थ्योरी वाले सिलेबस सही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में आपसे पूछ देगा बताओ लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, या फिर बोलेगा एग्जाम्पल ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, या फिर बोल देगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि भैया लोकल एनेस्थेटिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जो बॉडी के जिस एरिया में एडमिनिस्टर करते हैं उस आसपास के एरिया में पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर देते हैं, कहीं ना कहीं भुत्तर कर देता है ना, उसको लोकल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। फिर बोलेगा एग्जाम्पल तो लिग्नोकेन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करके एक्शन पोटेंशियल को इनिबिट करता है, जिससे कि वहां पर पेन सेंसेशन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, तो वो हमें पेन का फील नहीं होता है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सिनॉप्सिस में बनेंगे। तो सिनॉप्सिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी आपके थियोरिटिकली दिए हुए हैं सबका डेफिनेशन और एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, अभी मैं खुद करा दूंगा, हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट्स लिखवाए जाते हैं, एक मेजर एक्सपेरिमेंट, माइनर एक्सपेरिमेंट, इस तरीके से होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट में भी कोई लोचा नहीं है ना। एक्सपेरिमेंट आप इजीली लिख लोगे, वहाँ पे वो कॉलेज में सेट हो जाता है, टेंशन ना लो, आप समझ सकते हो, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मतलब सोर्स नहीं मिलेगा और आपको अपने से लिखने बोल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाता है कॉलेज में ही होता है, इसलिए। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको मेन फंसता कहाँ है मामला, वाइवा में। कहाँ पे फंसता है मामला? वाइवा में। वाइवा पे क्वेश्चन, वाइवा में आपका नंबर मिलता है भाई, वाइवा पे नंबर मिलते हैं। वाइवा कौन लेता है सर? तो एक्सटर्नल लेते हैं। यहां के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? वाइवा क्या होता है सर? ओरली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओरली क्वेश्चंस में आपके क्या हो जाएंगे, जैसे सिंपली आपका फार्माकोलॉजी का वाइवा आप देने के लिए गए हो, 2-4-5 मिनट के लिए आपसे सवाल किए जाएंगे, बताओ भैया क्या होता है फार्माकोलॉजी, है कि नहीं, क्या समझते हो फार्माकोलॉजी में, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, मतलब भाई फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स का मतलब क्या समझते हो। तो ज़्यादातर जो वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके थ्योरिटिकली सिलेबस से ही पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ कई बार जो थ्योरी का सिलेबस है उसी से पूछे जाएंगे जो आपने पढ़ा है एग्जाम के लिए। लेकिन कई बार आपके एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल से भी सवाल आ जाते हैं कि बताओ भैया कि फार्माकोलॉजी क्या है, कैसे क्या होता है, नहीं होता है, सब कुछ दिया हुआ है। यहां पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो वाइवा में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आमतौर पर जो भी आपके टीचर कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए आते हैं, वाइवा के लिए आते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो देखो ये फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल है। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है स्कोप। स्कोप मतलब क्या होता है कि फार्माकोलॉजी आप पढ़ते हो तो क्या सीखते हो, क्या फायदे हैं इसके।
तो कह रहा है दिस कोर्स प्रोवाइड्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूजेस, मैकेनिज्म एंड एक्शंस, डोज डिपेंडेंट रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग इन सिमुलेटेड वर्चुअल एनिमल मॉडल्स एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। कहने का मतलब है कि जो फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल्स करते हैं उसमें आप क्या सीखते हैं, तो आपके दवाओं के यूज के बारे में आप जानते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, डोज डिपेंडेंट रिस्पॉन्स यानी किस डोज पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप फार्माकोलॉजी में सीखते हैं। तो बेसिकली आपसे फार्माकोलॉजी के बारे में पूछ देगा तो वो सब आप बता सकते हो। फिर उसके बाद भैया क्या है कि उसके बाद क्या क्या आपके प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, यहाँ प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं वो चीज़ें आपको देखना है भाई, है ना, कि प्रैक्टिकल्स में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में आपको पढ़ना होता है, एक सेकेंड में इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। हाँ, प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, क्या होता है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। स्टडी ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स, जैसे माइस, रैट, ये सब लेबोरेटरी एनिमल्स हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह इस पर किया जाता है, माइस, रैट, गिनिया पिग्स, रैबिट्स, ये सब है। कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए। डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल टेंशन न लीजिए, बहुत कम चांसेस हैं कि प्रैक्टिकल से वाइवा पूछा जाता है। टाइप्स एंड प्री क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स इन विवो, इन विट्रो, एक्स विवो, टेक्निक्स फॉर ब्लड कलेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। मेनली वाइवा में सवाल क्या आएंगे, यहाँ पर आपको प्रिपेयर वाइवा के लिए करना है। मेनली वाइवा में सवाल क्या आएंगे सर, तो वाइवा में सवाल देखो थ्योरेटिकली से आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा मैं थोड़ा थोड़ा आपको गाइड करता हूँ। जनरल फार्माकोलॉजी में से सवाल बन सकता है, फार्माकोलॉजी क्या होता है, तो दवाओं की स्टडी, इसमें आपका फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, इसको पढ़ के जाइएगा, अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, बताओ भाई फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक्स से आप क्या समझते हो। एंड आपका काम रहा कि वाइवा में जाने से पहले हर एक टर्म का जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको कम से कम आप समझिए कि भैया ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या समझते हो, है ना, ज्यादा कुछ नहीं। बेसिकली क्या होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कितने टाइप के होते हैं, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल, दवाओं को देने की प्रक्रिया होती है, कैसे पेशेंट को दिया जाता है, जैसे रेक्टल रूट से दिया जाता है, ओरल रूट से, पेरेंटल रूट से, इनहेलेशनल रूट से, टॉपिकल रूट से, अलग अलग रूट होते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है भाई, समझ में आना चाहिए कि ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ। ड्रग एब्जॉर्प्शन मतलब है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कोई भी हो, वहां से आपका दवा ब्लड में पहुंचना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचना, ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। बस इतना पता होगा, काम हो जाएगा। बायो अवेबिलिटी का मतलब क्या समझते हो, तो बायो अवेबिलिटी का मतलब है कि दवा का कितना मात्रा अनचेंज फॉर्म में, प्योर फॉर्म में ब्लड तक पहुंचा एक्शन करने के लिए, उसको बायो अवेबिलिटी कहते हैं। जैसे 100 mg का पैरासीटामोल का टैबलेट खाए तो उसके ब्लड में कितना पहुंचा, तो 60 से 70 mg पहुंचा, और बाकी फर्स्ट पास मेटाबोलाइज वगैरह हो गया ओरल रूट से, तो वो 60 से 70 mg उसकी बायो अवेबिलिटी हो गई। ऐसे समझा दोगे नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे वाइवा में, ठीक है। हाँ, क्या होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सर, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सर कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब दवा एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड में आ जाता है, तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचती है, कहाँ पर उसको पहुंचना है, कहाँ पर उसको काम करना है, वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या समझते हो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है एंजाइम्स के प्रेजेंस में, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे कोई दवा होते हैं एक्टिव है, काम कर चुका है, अब उसको इनएक्टिव करना है तो मेटाबोलाइज हो जाता है। कुछ दवाएं पहले से इनएक्टिव स्टेट में, उसको एक्टिव करना है तो एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइम्स की मदद से मेजरली लीवर में मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद है एक्सक्रीशन, मतलब जो भी दवा इनएक्टिव हो गए हैं उसको शरीर से बाहर निकालना। फिर उसके बाद जनरल मैकेनिज्म ड्रग का क्या है, तो काम करने का तरीका 4 तरीके से याद करो, हमने पढ़ाया था। टायर, T फॉर ट्रांसपोर्टर्स, I फॉर आयन चैनल्स, R फॉर रिसेप्टर्स एंड R की कहते हैं TIER, है ना। तो एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स के माध्यम से 4 तरीके होते हैं। तो जनरली ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बाकी आप अगर जो ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे कि भाई कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, तो एक लाइन में बता रहा हूँ, सुनते चलना, एक लाइन में बता रहा हूँ। कोलिनर्जिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज करते हैं। एंटी कोलिनर्जिक्स क्या होते हैं सर, ऐसे ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को इनहिबिट करते हैं। एड्रीनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं सर, तो ऐसे ड्रग्स जो एड्रीनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एड्रीनलिन वगैरह है उसके जैसा काम करता है या उसको बढ़ाने का काम करता है। एंटी एड्रीनर्जिक तो एड्रीनलिन के एक्शन को ब्लॉक करता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर
क्या कहते हैं, रिसेप्टर को, एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है, जिससे मसल्स को रिलैक्स करता है। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है सर, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें कि जो ये क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें आपके बॉडी का इम्यून सेल आप ही के बॉडी के क्या कहते हैं मसल्स के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि आपके मसल्स वीक हो जाते हैं। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस फाइसोस्टिग्मिन, न्यूस्टिग्मिन वगैरह होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, तो अभी मैंने बताया ऐसे ड्रग्स जो कि जिस जगह पे एडमिनिस्टर करते हैं वो जगह आसपास भोथर हो जाता है ना, हाँ भोथर हो जाता है, पेन सेंसेशन ब्लॉक हो जाता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। लिग्नोकेन इसका एग्जांपल है। एनएसएड्स काफ़ी बार पूछा जाता है, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। एनएसएड्स क्या होता है सर, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जो कि आपके तीन चीज़ करेगा, पेन रिलीफ, एनाल्जेसिक, फीवर को कम करेगा एंटीपायरेटिक, और इन्फ्लेमेशन करेगा एंटीपायरेटिक। एग्जांपल एस्पिरिन, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक, मेफेनामिक एसिड, है ना, एंडोमेथासिन, ये सब आपके क्या हो गए, एनएसएड ड्रग्स हो जाते हैं। इस तरीके से बताओ भाई मायोटिक्स क्या होते हैं, माइड्रेटिक्स क्या होते हैं। मायोटिक्स ऐसे ड्रग जो पीपल को कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, पीपल को सिकोड़ता है। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा सर, एसिटाइल कोलिन, फाइसोस्टिग्मिन। अच्छा माइड्रेटिक्स क्या होते हैं, तो ऐसे ड्रग्स जो पीपल को डायलेट करते हैं, जैसे एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन। अच्छा ड्रग्स यूज इन ग्लोकोमा। ग्लोकोमा क्या होता है सर, ग्लोकोमा एक आंख का डिसऑर्डर है, जिसमें आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं, मोर देन 21 mm ऑफ Hg, जिससे ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अगर ट्रीट नहीं किया गया तो परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है ना। हाँ, तो ये ग्लूकोमा कंडीशन है। ग्लूकोमा में कौन कौन सी दवाएं यूज़ की जाती हैं, तो यहाँ पे आपका पिलोकार्पिन यूज होता है, टीमोलॉल यूज होता है ना। तो इस तरीके से जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है वही सबसे वाइवा में सवाल आएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ सिलेबस का हर एक पार्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट आप रिवाइज कर लो। जनरल एनेस्थेटिक्स ऐसे ड्रग्स जो कि पूरे पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देता है ना। हाँ, हिप्नोटिक सेडेटिव, तो हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो पेशेंट को नींद ला देता है। सेडेटिव्स जो काल्मिंग एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट्स को करता है। एंटी कॉल्वेंजेंट जो मिर्गी को ठीक करता है। एंटी एंजाइटी जो एंजाइटी ठीक करता है। एंटी डिप्रेशन डिप्रेशन को ठीक करता है। एंटी साइकोटिक जो कि साइकेट्रिक कंडीशन को ठीक करता है, जैसे साइजोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, ये सब। न्यूट्रॉपिक मेमोरी इन्हांसमेंट के लिए यूज होता है। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यानी सीएनएस पे काम करके आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। ओपॉइड एनाल्जेसिक्स जो आपके ओपॉइड रिसेप्टर्स को बाइंड करते हुए यानी आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हुए आपके पेन को रिलीफ करता है, जैसे मॉर्फिन एग्जाम्पल है। वैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को भी थोड़ा बहुत देख के जाना, वहाँ से वाइवा में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ऐसे ड्रग्स हैं जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंटी एंजाइनल जो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, है कि नहीं, जैसे चेस्ट पेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन किस रूट से, सबलिंगुअल रूट से। एंटी एरिथमिक ड्रग जो एरिथमिया कॉज करता है, एरिथमिया को ठीक करता है। एरिथमिया क्या है सर, तो हार्ट के जो बीट का रेट होता है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो जाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो उसको एरिथमिया कहते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको टेकीकार्डिया, कम हो जाता है तो ब्रेडिकार्डिया। फिर अथेरोस्क्लोसिस क्या होता है, तो अथेरोस्क्लोसिस का मतलब है भैया क्या होता है, तो अथेरोस्क्लोसिस का मतलब है भैया कि आपके जो ब्लड वेसल्स में, है ना, ब्लड वेसल्स में क्लॉट जमा हो जाता है, ब्लड वेसल्स में क्लॉट जमा हो जाता है तो उसको हम लोग ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाता है। जैसे ये ब्लड वेसल्स है, देखो जैसे ये ब्लड वेसल्स है तो यहाँ पर जो लिपिड वगैरह जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या है, तो हार्ट जब आपका अनेबल हो जाता है, एफिशिएंटली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है तो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कहते हैं। ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, जब पेशेंट को शॉक लग जाता है तो समय पे क्या क्या दवाएं देते हैं। हेमेटेनिक एजेंट्स क्या होते हैं, वन बाय वन मैं थोड़ा थोड़ा बता ही दे रहा हूँ। हेमेटेनिक एजेंट्स क्या होते हैं सर, तो हेमेटेनिक एजेंट्स ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, ब्लड में आपके आरबीसी हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। एंटीकोएगुलेंट जैसे एग्जांपल में फेरस सल्फेट वगैरह हो गया, जो कि आपके आयरन प्रिपरेशन वगैरह हो गए, हेमेटेनिक हैं। एंटीकोएगुलेंट जो ब्लड में ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड कोएगुलेट होने से बचाते हैं, जैसे एग्जाम्पल में वारफरीन और हिपैरिन हो गए। याद रखना वारफरीन और हिपैरिन में वारफरीन एक ओरल एंटीकोएगुलेंट है, जबकि हिपैरिन आपका पेरेंट्रल है, ठीक है। एंटी प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, जैसे आपका एस्पिरिन, है ना। और फिर थ्रोम्बोलाइटिक्स जो थ्रोम्बस को जो ब्लड वेसल्स के अंदर, मान लो कि ये ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्लॉट बन गया तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करेगा, उसको थ्रोम्बोलाइटिक कहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना। हाँ, थ्रोम्बोकाइनेज, ये सब ड्रग हो गए। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं सर,
ब्रोंकियोडायलेटर्स क्या होते हैं? तो ब्रोंकियोडायलेटर्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं। ये इसका इस्तेमाल अक्सर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर में करते हैं, जैसे आस्थमा, सीओपीडी में। एग्जाम्पल में साल्ब्यूटामोल, थियोफाइलिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये सब हो गए। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं सर? तो एक्सपेक्टोरेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपके म्यूकस वगैरह, बलगम वगैरह उसको पूरा प्रॉपरली बाहर निकालते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने का काम करते हैं, है कि नहीं? हाँ। फिर एंटीडिसेसिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपके ड्राई कफ को सप्रेस करते हैं। म्यूकोलाइटिक्स जो आपके म्यूकस हैं उसको ब्रेक डाउन करके उसको थिन करते हैं और उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी ट्रैक यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर काम करने वाले ड्रग। एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होते हैं सर? जो अल्सर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, जैसे पेट में अल्सर वगैरह हो गया, जैसे पेंटोप्राजोल, यहाँ पर पीपीआई पढ़ के जाना, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसमें पेंटोप्राजोल, रबाप्राजोल, एस्मोप्राजोल, लिसिनोप्राजोल, ये सब आते हैं। फिर आपके एंटी हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स H2 ब्लॉकर ड्रग आ जाते हैं, वो सब देख के जाना। एंटीएमेटिक क्या होते हैं सर? तो आपके जो वोमिटिंग को इनहिबिट करते हैं उसको एंटीएमेटिक कहते हैं। लेग्जेटिव एंड परगेटिव्स क्या होते हैं? तो कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ के लिए यूज होता है। एंटी डायरियल, डायरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। लोपेरामाइड एंटी डायरियल ड्रग है। डायूरेटिक्स क्या होता है? जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे, पेशाब ज़्यादा करा दे, बॉडी में एडिमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल में फ्यूरेसमाइड है, क्लोरथायाजाइड है, स्पायरोलैक्टोन है। एंटी डायरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपके जो एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम करने का काम करता है, जैसे वैसोप्रेसिन, जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, डेस्मोप्रेसिन। फिर है हार्मोन्स एंड देयर हार्मोन एंटागोनिस्ट। थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या कंट्रोल करता है? एंटी थायराइड हार्मोन, पैराथार्मोन, कैल्सीटोनिन, विटामिन डी, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। सबके बारे में दो दो लाइन आपको पता होना चाहिए कि थायराइड हार्मोन क्या करता है। हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एंटी थायराइड ड्रग जैसे मेथिमाजोल वगैरह हो गया, तो वो किसी को थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में यूज होता है एंटी थायराइड ड्रग। पैराथार्मोन क्या होता है सर? तो पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा रिलीज होता है, ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, पैराथार्मोन बोन में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। विटामिन डी आपके हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन D3, जब भी कैल्शियम का टैबलेट दिया जाता है तो D3 साथ में दिया जाता है। इंसुलिन आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन की कमी हो जाएगी, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यानी कि ब्लड में आपके ब्लड शुगर को कम करने वाली दवा जो कि ओरली लिया जाता है, जैसे बाइगोनाइड क्लास की दवा है तो मेटफॉर्मिन हो गई, सल्फोनाइल यूरियाज क्लास की दवा है तो ग्लिम्प्रिड हो गई। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, ये यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को करवाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड है जो कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज होता है, जिसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सब आते हैं। फिर ऑटोकॉइड्स की मैं बात करूं तो इसमें आपके हिस्टामिन्स, 5-HT एंड प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं। हिस्टामिन्स, 5-HT को किसको कहते हैं? सेरोटोनिन को कहते हैं। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, 5-HT का मतलब है सेरोटोनिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एंड फिर इसके थोड़ा बहुत एंटी हिस्टामिन्स और 5-HT एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ लेना। फिर कुछ कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स में कुछ एंटीबायोटिक्स दी हुई हैं, जैसे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, यहाँ तक बहुत कम ही पहुँचते हैं। अक्सर लोग पूछ देंगे क्या, बताओ भैया मैक्रोलाइड का एग्जाम्पल, तो आराम से आप दे देना, है ना। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट और सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट जरूर पढ़ के जाना। एंटी फंगल जो कि क्या कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है। एंटीवायरल, वायरल इन्फेक्शन को, एक एक एग्जाम्पल जरूर। एंटी एमीबिक, जो एमीबिक डिसेंट्री वगैरह को ठीक करता है। एंटी हेलमिंथिक, हेलमिंथिक इन्फेक्शन जैसे अल्बेंडाजोल को ठीक, मतलब अल्बेंडाजोल हो गया। एंटी मलेरियल, जो मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए सही है, क्लोरोक्विन, क्विनिन, क्विनिडीन, ये सब हो गया। सिंकोनिन। एंटी नियोप्लास्टिक, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं? तो ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं, जैसे वैक्सीन, सेरा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, टीटी, जो टॉक्सिन्स, टॉक्सॉइड्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें होती है बायोलॉजिकल एजेंट्स। बस इतना आप अगर रिवाइज करके चले गए तो आपको वाइवा में फुल मार्क्स मिलेंगे, लिटरली, है ना। आप इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना, 1 बाय 1। थोड़ा बहुत अगर हेल्प लेना हो, जैसे मेरी बातें कुछ याद नहीं रही तो भाई आपको कितना खोजोगे, कहाँ खोजोगे, थोड़ा बहुत याद करना है तो कोलिनर्जिक ड्रग्स एक बार थोड़ा चैट जीपीटी से पूछ ले कि बताओ भाई 2 लाइन में क्या होता है कोलिनर्जिक ड्रग्स,
उधर बात को तो मैं आपको इस वीडियो में वाइवा के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर कर दिया। बाकी इससे बाहर कुछ नहीं वाइवा वाले पूछने वाले हैं, मुझे पता है डिप्लोमा वाले बच्चे से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इससे ज़्यादा पूछेंगे सॉरी सर बोल करके चुप रहना, ज़्यादा बात मत बनाना, बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप कि आपके पूरे फार्माकोलॉजी के वाइवा के लिए प्रिपरेशन हो गए होंगे। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, ना ही आपके एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए, ना ही सिनॉप्सिस के लिए। सिनॉप्सिस वगैरह में भी यहीं से पूछे जाएंगे। टेंशन फ्री होके जाइए, अच्छा करके आएंगे आप, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल से कनेक्टेड रहिए, हर एक अपडेट को पाते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।